क्लेन सबसे पावरफुल डीमन किंग है जो इंसानों से नफरत करता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वो ह्यूमन रेस को खत्म करने निकला, एक छोटा सा बेबी उसके दिल को छू गया और उसने उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया अपना बच्चा समझकर। अब उसे अपनी असली पावर्स छुपानी पड़ती है और एक नॉर्मल लूजर बनकर इंसानों के बीच रहना पड़ता है। जैसे ही स्टोरी शुरू होती है, उसकी बेटी अपने पापा के साथ फार्म पर जाती है और काम खत्म होने के बाद वो उसे घर चलने के लिए बुलाता है। वो लड़की घर के आसपास देखती है, फिर एडी का एक मैप देखती है। उस मैप के जस्ट बाद का एरिया डार्क दिख रहा होता है, बहुत अंधेरा, सिर्फ उनका कॉन्टिनेंट और उसके बाद बस डार्कनेस ही डार्कनेस। वो सोचती है ऐसा क्यों। वो लड़की काफी क्यूरियस होती है, इसीलिए अपने पापा से पूछती है हमारे शहर के बाहर क्या है। ये एक ऐसा सवाल होता है जिसका जवाब उसके पापा के पास भी नहीं होता। उसका फादर जानता है कि वो क्यूरियस है और वो खुद भी उसे जवाब देना चाहता है पर दे नहीं सकता क्योंकि उसे भी नहीं पता। वो बताता है कि हर इंसान क्यूरियस ही पैदा हुआ था। सब लोग ज्यादा जानना चाहते थे, लेकिन जितने भी लोगों ने उस अंधेरे एरिया में जाने की कोशिश की, सब बर्बाद हो गए। हर एक्सपेडिशन डिस्ट्रॉय हो गया। फिर वो कहता है कि उस डार्क जगह में 4 डीमंस हैं जो एडी के वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ को गार्ड कर रहे हैं और जितनी भी टीम्स उन्हें एक्सप्लोर करने गई थी सब मर गई, खत्म हो गई। लड़की शॉक हो जाती है, क्या ये जगह इतनी खतरनाक है? वो सोचती है, लेकिन उसका जज्बा कम नहीं होता। उसके पापा कहते हैं कि जब तक वो डीमंस जिंदा है, कुछ भी पता नहीं चल सकता कि उसके बाहर क्या है। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, इसका क्या सोल्यूशन है? फिर वो बताता है कि कुछ ट्रेजर्स होते हैं जो हीरोज के काम आते हैं। सिर्फ वही हीरोज जिनके पास ये ट्रेजर्स जैसे स्वॉर्ड्स होते हैं, वो डीमन से लड़ सकते हैं। जब तक असली हीरो नहीं मिलता, जीत मुमकिन नहीं है। ये सुनकर वो लड़की बहुत एक्साइटेड हो जाती है। वो हीरो बनना चाहती है, वो लड़ना चाहती है, वो हाइडन की स्वॉर्ड पाना चाहती है और अगर उसके पास वो आ गई तो वो लड़ सकती है। अगर जीत गए तो वो मैप के बाहर की दुनिया देख सकती है, वो जगह जहां अभी सिर्फ डार्कनेस है। कई साल बीत जाते हैं, अब एलिसिया बच्ची नहीं रही, अब वो उन चूजन हीरोज में से एक है। वो अपनी आंखें बंद करती है, फिर खोलती है। एक ट्रक के अंदर है जो उन्हें शहर के आउटस्कर्ट्स ले जा रहा होता है। उसके गले में एक चेन होता है जिससे पकड़ के वो अपने पापा से कहती है अब वक्त आ गया है, अपने शहर के लिए लड़ने का वक्त। वो अकेली नहीं रही, और भी कई हीरोज हैं इस मिशन पर। जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती जाती है, सब आपस में बात करने लगते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लोग भी होते हैं, जैसे मिनल जिसका ट्रेजर हुआन कियो होता है। वो कहता है कि उसे नहीं पता वो कहां से आया है। सब लोग एलिसिया की तरफ देखते हैं और उससे अपना इंट्रोडक्शन देने को कहते हैं। वो शॉक्ड होते हैं कि एक लड़की भी उनके बीच है, लेकिन एलिसिया कुछ भी नहीं बोलती, बस चुप रहती है। जब सब आउटस्कर्ट्स के पास पहुंचने लगते हैं, तब एक और मेंबर स्टेफन जिसके ट्रेजर तेनमा होता है, सबको वार्न करता है हम डेस्टिनेशन के पास हैं। सब आपस में धीरे से कहते हैं कि स्टेफन सबसे पावरफुल है। अचानक ट्रक रुक जाता है। ड्राइवर कहता है यहाँ से आगे कैरेज नहीं जा सकता। सब नीचे उतरने की तैयारी करते हैं, लेकिन वो जमीन पे प्रॉपरली लैंड भी नहीं कर पाते। तभी डीमंस उन पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। कैरेज से कुछ लोग मर जाते हैं और स्टेफन जोर से चिल्लाता है सबको बाहर आओ और लड़ो। सब एक के बाद एक बाहर निकलते हैं और स्टेफन उनकी स्क्वाड को ग्रुप में डिवाइड करता है। आर्चर्स और लैंसर्स तुरंत पोजीशन ले लेते हैं और बाकी लोगों को वो कहता है कि वो एलिशिया के साथ मिलकर बचे हुए डीमन से लड़ेगा। और हाँ, एलिशिया के पास ईवा तुवामे का ट्रेजर है। वो स्टेफन के साथ ज्वाइन करती है और दोनों मिलकर लड़ते हैं। एलिशिया स्ट्रॉन्ग है, कैरिज्मेटिक है, लेकिन सबसे ज्यादा खास बात यह है कि वो अपने इन्वायरमेंट को लेके बहुत ज्यादा अलर्ट रहती है। उनके सामने वाले पहाड़ पर एक डीमन लॉर्ड रहता है। वो केओस की दुनिया के बारे में बात करता है, कहता है कि दुनिया केओस में बनी है और अगर ऐसा है तो वो खुद भी केओस का जन्म है। शायद वो सही कह रहा हो। जंग आगे बढ़ती है। सारे हीरोज पहाड़ों और हिल्स के पार जंप करते हैं जब तक वो माउंटेन के टॉप तक नहीं पहुंच जाते। स्टेफन एक्साइटेड होता है क्योंकि उसे सबसे इंटेलिजेंट हीरो डिक्लेयर किया गया था और अब उसे अपना नाम सच करना है। वो सबको कहता है आज का दिन वो दिन है जब हमें स्ट्रॉन्ग प्रूव करना होगा। जिन लोगों ने हमें चुना उन्हें दिखाना होगा कि हम वाकई स्ट्रॉन्ग हैं। जब वो माउंट मून पहुंचते हैं तो डीमन लॉर्ड सामने आता है। वो देखने में, अगर सही वर्ड यूज करे तो अमेजिंग लगता है। उसकी वाइट फ्लफी स्किन, उसकी आंखों की लुक डरना बनता है। उसका नाम है क्लेविटस ऑफ द साउदर्न मूनलाइट। स्टेफन पीछे हट जाता है। वो मानता है जो मेरे सामने है वो डरावना है, लेकिन फिर वो खुद को याद दिलाता है हम इस मिशन के लिए चुने गए हैं।
हमें बैकअप मिला है, हम हीरोज हैं और साथ मिलकर हम लेजेंड बनाएंगे। जब वो खुद को लड़ने के लिए मोटिवेट करता है तभी क्लेविटस दूर से उस पर अटैक करता है। एक पावरफुल ब्लास्ट में क्लेविटस उसे वॉल से टकराता है और उसे मार देता है। सब शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि क्लेविटस उनके पास भी नहीं आया था। तभी एक और हीरो इनिशिएटिव लेता है और बाकी सबको मोटिवेट करता है, चलो लड़ते हैं। लेकिन एलिशिया शांत रहती है, वो तुरंत अटैक नहीं करती, पहले अपने सराउंडिंग्स को ध्यान से ऑब्जर्व करती है। जैसे जैसे हीरोज क्लेविटस के करीब पहुंचते हैं वो सबको मार देता है बिना वहां से हिले भी। एलिशिया को फाइनली समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है। वो चिल्लाकर सबको बताती है वो अपनी शैडो से अटैक कर रहा है, अगर जिंदा रहना है तो उसकी शैडो से दूर भागना होगा। सब कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, शैडो से कैसे बचा जाए। लेकिन एलिशिया एक्शन में आती है, वो जंप करना शुरू करती है। वो माउंटेन्स के बीच से जंप करती है और भागती है। सच में शैडो उसके करीब आ जाता है, लेकिन एलिशिया पहला हीरो होती है जो अटैक को अटैक होने से पहले देख लेती है और उस पर रिएक्ट करती है। क्लेविटस की आंखें शॉक में चमक उठती है, शायद ये वाले लोग उसके पहले के एडवेंचरर से ज्यादा टफ निकलेंगे। वो ज्यादा परवाह तो नहीं करता लेकिन उसका इंटरेस्ट जरूर जाग जाता है। ये इंसान है, ह्यूमन रेस, वो सोचता है। 1000 साल से उसका ह्यूमन रेस के साथ कोई इंटरैक्शन नहीं हुआ, लेकिन जो पहले उसने सुना था उसके हिसाब से ह्यूमंस तो वीक इंसेक्ट जैसे होते हैं। पर अब वो जो देख रहा है उसे लगता है कि इसमें स्ट्रेंथ है, डिटर्मिनेशन है। उसे समझ नहीं आता कि इनका मोटिवेशन क्या है, लेकिन ये जानना होगा। सारे हीरोज उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं लेकिन वो सबको मार देता है। और अफसोस की बात ये होती है कि जो लास्ट हीरो मरता है वो एलिशिया होती है। वो आसमान में उड़ती है, आंखें बंद करती है और मौत का सामना करती है। वो अपने पापा से माफी मांगती है, पापा मैं अपने सपने को सच नहीं कर पाई। पर हर सपना सच थोड़ी होता है और उसका सपना भी उन्हीं में से एक होता है जो कभी पूरा नहीं होता। कैपिटल हिडाट जो हायन किंगडम का कैपिटल सिटी है, वहाँ के लोग अपनी डेली लाइफ जी रहे होते हैं बिना ये जाने कि उनके ऊपर एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। तभी क्लीविटस वहाँ पहुँचता है, वो माउंटेन से इरप्ट करता है सिटी के सामने। सब लोग डर जाते हैं लेकिन क्लीविटस बस क्यूरियस होता है, उसे लोगों की परवाह नहीं, उसे बस ये जानना है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। उसे याद आता है कि जिन लोगों ने उसके टेरिटरी पे अटैक किया था उन्होंने कहा था कि वो हीरोज है और उन्हें हायन के किंग ने भेजा है। तो अब उसका प्लान है, सबको हटाओ जो बीच में आए और डायरेक्टली किंग तक पहुंचो। विलेजर्स डर के भाग जाते हैं, नाइट्स एक्टिव हो जाते हैं, आर्कर्स रेडी हो जाते हैं, अटैक करना शुरू करते हैं। लेकिन क्लीविटस उनका जवाब नहीं देता। वो सिटी के रूफ टॉप्स के ऊपर उड़ता है ताकि डायरेक्ट पैलेस तक पहुंच सके और देखे कि इन्होंने इतनी हिम्मत कहां से लाई। नाइट्स पैलेस के गेट पर सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं, एरोस फायर करते हैं लेकिन एक भी एरो उस तक नहीं पहुंचता। वो सब देखता है और कहता है इनमें उतनी ताकत नहीं जितनी मैंने सोची थी, ये सब लोग अब भी वीक हैं। वो अपना एक हाथ उठाता है और एक ह्यूज अटैक करता है जो जेरिको की वॉल जैसे लगती है, वॉल गिर जाती है। नाइट्स को समझ आ जाता है कि अब उनके कंट्रोल से ये सब बाहर हो गया है। एक नाइट भागकर किंग को इन्फॉर्म करने जाता है, एक डीमन हम पर अटैक कर रहा है। किंग शॉक्ड नहीं होता, उसके एक्सप्रेशन में शांति होती है। वो कहता है अगर डीमन यहाँ तक पहुंच गया है इसका मतलब है हीरोज फेल हो चुके हैं। राजा अपनी सीट से उठता है और चलने लगता है। उसके पास सिर्फ एक चीज है जिसे वो प्रोटेक्ट करना चाहता है, हेडन की ब्लेड जिसका नाम है माना हिल्ड्रेट। तभी एक और नाइट आता है और कहता है एक डीमन सिटी के अंदर घुस आया है और उसे कोई नहीं रोक सकता, इसीलिए आपको छुपना होगा। लेकिन राजा सोचता है अगर वो डीमन वाकई अनस्टॉपेबल है तो छुपने का क्या फायदा, जहां भी छुपूंगा वो मुझे ढूंढ ही लेगा। नाइट्स अपना काम करते जा रहे होते हैं, एरोस फायर कर रहे होते हैं, फ्लेम्स भेज रहे होते हैं क्लीविटस के ऊपर। क्लीविटस जानता है कि इन अटैक्स का उस पर कोई असर नहीं होने वाला, लेकिन ह्यूमंस स्ट्रांग हो रहे हैं। उसे एलिशिया का स्वॉर्ड याद आता है, जब उसने उस पे अटैक किया था तो थोड़ा असर हुआ था, इसका मतलब अगर ह्यूमंस को छोड़ दिया जाए तो वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बन सकते हैं और फिर उस पर अटैक भी कर सकते हैं। वो कभी भी ह्यूमन टेरिटरी के करीब नहीं गया, लेकिन अब ह्यूमंस उसकी टेरिटरी चाहते हैं और ये काफी वजह है उसके लिए उन पे अटैक करने की। राजा एक डोर के पास जाता है जहां ब्लेड रखी होती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो डोर खोलता है क्लीविटस सामने आ जाता है। राजा के आसपास के कपड़ों और एक्सेसरीज को देखकर क्लीविटस को और कोई कंफर्मेशन नहीं चाहिए होती, उसे समझ आ जाता है कि यही आदमी ही राजा है। वो कहता है तो तुम ही किंग हो, और वो ह्यूमन लैंग्वेज में बात करता है। राजा हैरान हो जाता है, एक डीमन इंसानों की भाषा कैसे बोल सकता है। वो क्लीविटस को पहचान लेता है और कहता है तो तुम क्लीविटस हो। क्लीविटस कहता है मैं ही हूँ जो तुम्हारी ह्यूमैनिटी को बचा सकता है। मेरे पास सिर्फ कुछ क्वेश्चंस है और तुम्हारे आंसर्स तय करेंगे कि मैं तुम सबको जिंदा छोड़ूंगा या मिटा दूंगा। और जब वो ह्यूमैनिटी कहता है उसका मतलब सिर्फ हेडन के लोग नहीं बल्कि डाउन, ऑर्ग, सुराता और बेंड के लोग भी होते हैं।
उसका सवाल सिंपल होता है, तुम लोग कौन हो, तुम्हारा असली कैरेक्टर क्या है, तुम्हारा ड्राइविंग फोर्स क्या है और तुम मेरे डीमन किंगडम पर अटैक क्यों कर रहे हो। राजा जवाब देने से मना करता है। वो कहता है, मैं किसी डीमन को हिसाब नहीं दूंगा, तुम जानने के लायक नहीं हो। क्लेविटस दूसरी बार पूछता भी नहीं, सीधा राजा का सर काट देता है। फिर वो आगे बढ़ जाता है। उसके मन में अब एक छोटी सी बात होती है, अगर ह्यूमंस मेरे लिए थ्रेट बन गए हैं तो मुझे उन्हें खत्म करना ही होगा। और वो कहता है, लेकिन अगर मुझे पूरी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करना है तो मुझे एक टीम चाहिए, एक ऐसी टीम जो मेरे साथ हो, और उस टीम को बनने में वक्त लगेगा, लेकिन मैं बनाऊंगा। जैसे ही क्लिविटस वहां से जाने लगता है, एक बेबी जोर जोर से रोता है जिसकी माँ मरने के कगार पर होती है। वो माँ अपनी आखिरी सांसों में उस बेबी को अपने हाथों में पकड़े हुए रहती है। क्लिविटस उसकी रूह पिघला देने वाली चीख सुनता है और उसके पास चला जाता है। उसे देखकर पता चलता है कि ये एक ह्यूमन बेबी है, तो वो ज्यादा परवाह नहीं करता, लेकिन उस वक्त माँ बोलती है, वो उसे विनती करती है कि बच्चे को बचा लो। क्लेविटस शॉक्ड हो जाता है। वो सोचता है, क्या ये देख नहीं सकती, ये किससे विनती कर रही है, मैं ही तो हूँ तुम लोगों की तबाही का असली कारण। वो उसे याद दिलाता है, मैं तो इंसानियत को मिटाने आया हूँ, अगर तुम्हारे बच्चे की मौत का कोई जिम्मेदार है तो वो तुम्हारा बच्चा खुद है, क्योंकि वो एक ह्यूमन बनकर पैदा हुआ। लेकिन वो मर रही माँ फिर भी हिम्मत नहीं हारती। वो कहती है, एक बच्चा कभी अपना जन्म नहीं चुनता, उसे डिसाइड करने का मौका ही नहीं मिलता कि उसे क्या बन के पैदा होना है। क्लेविटस को परवाह नहीं होती, लेकिन वो कहता है, अगर तुम चाहती हो मैं इस बच्चे को बचाऊं तो मुझे कोई वजह दो, एक रीजन कि ये बच्चा क्यों बचाने लायक है। वो माँ थक चुकी होती है, बोलती है, मैं तो मर रही हूँ, मैं प्रूव नहीं कर सकती, लेकिन मुझे यकीन है ये बच्चा जब बड़ा होगा तो अपनी वैल्यू खुद प्रूव करेगा। और इतना कहकर वो माँ मर जाती है। क्लेविटस बेबी को उठाता है। वो कन्विंस तो नहीं होता, लेकिन सोचता है, अगर इस औरत का कहना है कि ये बच्चा अपनी वैल्यू दिखाएगा तो देख लेते हैं। एक इंसान को ग्रो करके देखना ज्यादा मुश्किल नहीं है मेरे लिए। तो अब वो डिसाइड करता है, मैं देखता हूँ ये बच्चा क्या करेगा। इस दुनिया के मैसिव किंगडम के अंदर 5 ह्यूमन रेसेस रहते हैं। दुन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इनकी होती है, और गाइड्स जिनके सर पे हॉर्न्स होते हैं और वो बहुत ब्रेव होते हैं। स्लेडन्स ये लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, दूसरे रेसेस के साथ बात करना पसंद नहीं करते। बेंटी ये लोग डेमोनिक बैंडिट्स जैसे दिखते हैं, लेकिन ये एक्सट्रीमली पावरफुल होते हैं। हेडन्स जो नॉर्मल ह्यूमंस जैसे दिखते हैं और सबसे कम पॉपुलेशन इनकी होती है, इन्हें सबसे वाइस रेस माना जाता है। ये एरोनसाइट नाम के एलिमेंट से पावरफुल वेपन्स बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ रॉयल फैमिली के पास ही इस सीक्रेट टेक्निक का राज होता है, क्योंकि उनका विजडम ही उनका सबसे बड़ा एसेट है। ये लोग दुन रेस को वेपन्स बेचते हैं। इस वेपन ट्रेड ने दुन और हेडन्स के बीच काफी कोलैबोरेशन करवाया और इससे कुछ मिक्स्ड ब्रीड्स भी पैदा हुए, लेकिन फिर भी दुनिया में अब बहुत ही कम प्योर हेडन्स बचे हैं। इस मैसिव किंगडम के बाहर ऐसी जगह है जहां रहते हैं वाइल्ड लुकिंग डार्क बीस्ट, जिनके 9 टेल्स होते हैं, जैसे कुरामा नारुतो में। इस बीच लूना माउंटेन के गहरे अंधेरों में 9 टेल्ड मॉन्स्टर क्लेविटस कुछ छोटे बीस्ट से लड़ रहा होता है, जो एक बेबी को खाने वाले होते हैं। क्लेविटस उन्हें हटा देता है। बेबी डर के मारे जोर जोर से रोता है। क्लेविटस को टेंशन होने लगती है, कहीं ये बेबी अपनी एक्सपायरी डेट पे ना पहुंच जाए। वो अपनी पूरे बॉडी से बेबी को रैप करता है और सोचता है, इस चीखने चिल्लाने वाले मुंह को चुप करवाने के लिए क्या करूं। तो वो अपने नाखून का टिप बेबी के सर पर रखता है और बेबी सो जाता है। लेकिन जैसे ही वो बेबी को देखता है, उसका दिमाग में एक फनी थॉट आता है, ये अभी पॉटी करेगा। और एक्सपेक्टेडली थोड़ी देर बाद बेबी उठता है और फिर से रोना शुरू कर देता है। क्लेविटस इरिटेट हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे उठा के एक सॉल्यूशन ढूंढने निकलता है। जो सॉल्यूशन उसे मिलता है वो थोड़ा अनयूजुअल होता है। इसे एक पिट में डाल दो। अरे रुक जाओ, ये वैसा पिट नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। ये एक इंसेक्ट से भरा हुआ गड्ढा होता है, लेकिन ये इंसेक्ट्स हार्मफुल नहीं बल्कि पूप पर जिंदा रहते हैं। जब इंसेक्ट अपना डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं, क्लेविटस अपनी वियर्ड बिलीफ को बोलता है, ह्यूमंस तो कुछ रातों में बड़े हो जाते हैं ना। उसे याद आता है कि उसने बेबी कहाँ से उठाया था, लेकिन अब ये बेबी कौन है इस बात का उसे कोई आइडिया नहीं था। वो अपने आप को ब्लेम करता है, अपने अच्छे दिल की वजह से ही मैंने इसे उठाया, पर अब रिग्रेट का टाइम नहीं। अब सवाल है बेबी के साथ क्या करे। खैर, उसका डार्क बीस्ट का लॉर्ड होने का ईगो ये मानने नहीं देता कि वो बेबी को वापस छोड़ दे। वो डिसाइड करता है, मैं इसे बड़ा करूंगा। लेकिन दिक्कत यह है, उसे पता ही नहीं होता ह्यूमंस कैसे काम करते हैं और बेबी को खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। तब उसे एक आइडिया आता है। वो उन डेड बॉडीज में से एक औरत को देखकर चूज करता है, जिसका नाम होता है एलिशिया। अपेरेंटली एलिशिया के फादर को डार्क बीस्ट ने मार दिया था और बदले के जज्बे में उसने एक आर्मी ले जाकर क्लेविटस पे अटैक कर दिया था। रिजल्ट था सिर्फ आंसू।
पर अब उसे मिल रहा है एक सेकंड चांस लाइफ में। क्लेविटस अपनी डार्क पावर से उसे रिवाइव करता है। जैसे ही एलिशिया जिंदा होती है वो क्लेविटस पे अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन रियलाइज करती है उसका स्वॉर्ड और उसके सारे कॉमरेड्स की बॉडी गायब है। क्लेविटस प्राउडली कहता है, मैं ही हूँ जिसने तुम्हें अपने डार्क मैजिक से जिंदा किया है, अब तुम एक चलती फिरती लाश हो, बेसिकली एक अच्छी दिखती ज़ोंबी। ये सुनकर एलिशिया हक्का बक्का रह जाती है, मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो हैरान होकर पूछती है, तुम इतनी फ्लुएंट ह्यूमन लैंग्वेज कैसे बोल लेते हो? लेकिन थोड़ा रिलीफ भी महसूस करती है कि शायद वो अकेली सर्वाइवर है, पर नहीं, नॉट एग्जैक्टली। उसी वक्त क्लेविटस एक अजीब सी कमांड देता है, अपने ऑरेंजेस दिखाओ। ये सुन के एलिशिया अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझने लगती है और लॉर्ड ऑफ डार्क बीस्ट के स्ट्रेंज एडवांसेस से घिन में आ जाती है। लेकिन जैसे ही उसका उल्टा सीधा सोचने वाला थॉट्स ज्यादा आगे बढ़ने लगता है, क्लेविटस उसे इंटरप्ट करता है और बताता है कि एक भूखा बेबी है जिसे खाना चाहिए। फिर वो स्ट्रिक्टली कमांड देता है, अपना आर्मर उतारो और ऑरेंजेस निकालो तुरंत। क्योंकि उसके अंदर डार्क मैजिक इन्फ्यूज किया गया था, एलिशिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो स्लोली और ना चाहते हुए भी अपना टॉप उठाती है और ऑर्डर्स फॉलो करती है। जैसे ही वो ये करती है, क्लेविटस शॉक्ड रह जाता है, क्या इसके पास तो मिल्क है ही नहीं? वो सरकास्टिकली सोचता है, एक बैडी जिसने कभी जिम का मुंह तक नहीं देखा। एलिशिया उसे समझाती है, एक औरत के पास तभी मिल्क आता है जब वो बच्चा जन्म देती है। वो ऑरेंजेस दिखाने का शेम उसके लिए इतना एम्बैरसिंग होता है कि वो बेग करने लगती है, प्लीज मुझे मार डालो। लेकिन क्लेविटस उसकी बात इग्नोर करता है। तब बेबी फिर से रोना शुरू कर देता है, पर सोल्यूशन ढूंढने के बजाय ये दोनों बेकार की बातें करने लगते हैं। तुमने बेबी कहाँ से उठाया, ये कैसे मिला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लेविटस इरिटेट होकर कहता है, बस बच्चे को खिलाने का कोई सोल्यूशन दो। एलिशिया फोर्सफुली एक्सेप्ट करती है, देखो मुझे बच्चे पालना नहीं आता, लेकिन एक बात तो फिक्स है, तुम्हें एक ऐसी औरत चाहिए जिसके पास मिल्क हो। अब प्रॉब्लम यह है, ऐसी औरत लाए कैसे? एलिशिया बताती है, हायर करना पड़ेगा, पर उसके लिए पैसे चाहिए। क्लेविटस के पास पैसा तो नहीं होता, लेकिन उस केव के अंदर जो आर्कन साइड का ट्रेजर होता है उससे बड़ी कमाई हो सकती है। एलिशिया मटर करती है, एलॉन मस्क को नोट लेने चाहिए यहाँ से। क्लेविटस कुछ सोचता है और एलिशिया के एक्सप्रेशन को देख के लगता है कि वो उस पर अटैक करने का प्लान बना रही है, लेकिन उसके पास स्वॉर्ड नहीं होती, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाती। थोड़ी देर सोचने के बाद क्लेविटस एग्री करता है, ठीक है, किसी को ढूंढते हैं जिसके पास मिल्क हो। जैसे ही वो बाहर जाने लगते हैं, एलिशिया उसे रोकती है, तुम अपने करंट फॉर्म में टाउन में नहीं जा सकते। वो कहती है, तुम इतने बड़े हो कि सब तुम्हें देखकर डर के मारे भाग जाएंगे। तो पहले तो वो कहता है, मैं खुद बेबी को लेकर टाउन जाता हूँ, कोई माँ ढूंढता हूँ। लेकिन क्लेविटस इस आइडिया से एग्री नहीं करता, क्योंकि वो बेबी को अपनी नजरों से दूर नहीं होने देना चाहता। तो इसीलिए वो अपने आप को एक ह्यूमन बॉय में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। जितना कन्विंसिंग उसका डिस्गाइज लगता है, उसकी 9 टेल्स अभी भी हिल रही होती है, पीछे वैक करती हुई। उसके सर पर एक छोटा सा हॉर्न भी होता है। वो अपनी टेल्स को एक शैडोई पोर्टल के अंदर खींच लेता है, जो उसके नीचे बन जाता है। लेकिन वो हॉर्न अभी भी विजिबल होती है और क्लेविटस को इस बारे में पता भी नहीं होता। एलिशिया डिसाइड करती है कि वो कुछ नहीं बोलेगी। बाहर जाने से पहले क्लेविटस सोचता है कि अपने और बच्चे के लिए कुछ नाम रखे। वो अपने लिए क्लेन नाम रखता है और बेबी के लिए लूना। उसी वक्त पहली बार उसे याद आता है कि उस लड़की का नाम क्या है जो उसके साथ है, तो वो एलिशिया से उसका नाम पूछता है। एलिशिया अपना नाम बता देती है। फिर तीनों एक छोटी सी नदी के पास जाते हैं। वहाँ एलिशिया बेबी को नहलाने का जिम्मा लेती है। वो जैसे ही बच्चे को साफ कर रही होती है, क्लेन उसे इंटरप्ट करता है, लेकिन एलिशिया अपना काम कंटिन्यू करती है। तभी बेबी के पी सीधा उसके चेहरे पर गिरता है। क्लेन हर काम में कमेंट करता है जैसे कोई अनोइंग सास हो, कि कैसे एलिशिया बेबी को साफ कर रही है, कौन सी जगह पे ध्यान देना चाहिए, कैसे रैप करना चाहिए। बेबी के नहाने के बाद एलिशिया तो काफी हैप्पी होती है, लेकिन क्लेन सरकास्टिकली कहता है, पूप ईटिंग बग्स इससे ज्यादा अच्छे से साफ कर लेते हैं। फिर वो एलिशिया के कैंप पहुंचते हैं, जो अब खाली होता है। एलिशिया बताती है कि उन्होंने अपनी सारी वैल्यूएबल्स एक जगह छुपा कर रखी है, लेकिन वहां जाने से पहले क्लेन उससे कहता है, तुम्हें भी नहाना चाहिए, तुम तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाली हो लगता है, बिना नहाए इतना लंबा दिन। वो एलिशिया को बेबी के पुराने कपड़े देता है जो वो वॉश करने जाती है। कपड़े धोते वक्त एलिशिया एक सिंबल नोटिस करती है, हाइयन रॉयल फैमिली का क्रेस्ट। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये बच्चा तो रॉयल फैमिली का है। इसी बीच हाइयन कैसल के जले भुने रंबल्स के बीच एक सोल्जर सर्वाइवर्स ढूंढने के लिए आता है। जैसे ही वो देखता है कि डॉर्क लॉर्ड ने कितना ज्यादा डैमेज कर दिया है, उसका दिल भर आता है। उसे याद आता है कि क्राउन प्रिंसेस का प्लान कि वो अपने बच्चे को लेकर किंगडम से भागने वाली थी तबाही होने से पहले। वो किंग की मैडनेस को ब्लेम करता है।
अगर किंग समझदार होता तो आज ये किंगडम जिंदा होता, लेकिन अब भी उसे उम्मीद होती है कि कम से कम एक सर्वाइवर तो मिल जाए। दूसरी तरफ जनरल ड्रेल और उसके कुछ लोग हायन किंगडम के बचे कुचे अवशेषों को देख रहे होते हैं। जनरल ड्रेल अपने एक आदमी को ऑर्डर देता है, तुरंत एम्परर को इन्फॉर्म करो। वो वार्निंग देता है, अगर हमने जल्दी एक्शन नहीं लिया तो कोई और रेस हाइडियन जमीन पे कब्जा कर लेगी। उसका मेन मोटिव है एरिनोसाइट क्राफ्टिंग का सीक्रेट चाहिए, जो सिर्फ हायन रॉयल फैमिली जानती है। वापस जाते वक्त वो अपने सेकंड इन कमांड मेनार्ड को ऑर्डर देता है, किसी भी रॉयल ब्लड वाले सर्वाइवर को ढूंढो और मेरे पास लाओ। दूसरी तरफ एलिशिया क्लेन को कन्फर्म करती है उस कपड़े के साथ जिसमें हायन क्रेस्ट बना होता है। वो एक्यूज करती है, तुमने एक रॉयल ब्लड वाले बच्चे को किडनैप किया है। क्लेन उसकी बात सुनकर शॉक्ड रह जाता है। वो बताता है, मुझे ये बच्चा उस इंसान ने दिया था जिसका चेहरा एग्जैक्टली मेरे जैसा है। एलिशिया को यकीन नहीं होता, उसका मानना है क्लेन झूठ बोल रहा है, पर क्लेन उसका नैगिंग बंद करता है और बताता है, मैंने किंग को सिर्फ इसीलिए मारा क्योंकि उसने पहले मुझ पे अटैक किया। वो ये भी कहती है, बहुत लोग इस बच्चे को ढूंढ रहे होंगे एरानाइट क्राफ्टिंग के सीक्रेट के लिए। क्लेन खुश होता है ये जानकर कि लूना रॉयल ब्लड से है और डिसाइड करता है कि मैं इसे किंग बनाऊंगा और पर्दे के पीछे से पूरा राज चलाऊंगा। वो लूना को अपना सर्वेंट बोलता है और एलिशिया के चेहरे पर डर दिखाई देता है। एलिशिया के मन में गिल्ट आता है, कहीं मैंने उसका रॉयल सीक्रेट बता के कुछ और गड़बड़ नहीं कर दिया। क्लेन इंसिस्ट करता है, चलो अब जल्दी कोई मिल्क वाली औरत ढूंढते हैं, लूना को भूख लगी है। जब वो निकलते हैं एलिशिया खुद को ये सोच के शांत करती है, ह्यूमंस कभी भी क्लेन जैसे हॉर्न वाले को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन वो भूल जाती है कि ऑर्गाइड्स के भी सिमिलर हॉर्न्स होते हैं और क्लेन आसानी से उनके बीच घुल मिल सकता है। पर उसका विश्वास है ह्यूमंस क्लेन का प्लान फेल कर देंगे उसके शुरू होने से पहले ही। लेकिन साथ ही वो एक और बात रियलाइज करती है, क्लेन लूना के लिए ऑब्सेस्ड है और अगर लूना को कुछ हो गया तो वो पूरा ह्यूमन रेस खत्म कर सकता है। इसीलिए वो डिसाइड करती है, अब से मेरा फर्ज है कि लूना को कुछ भी ना हो। रास्ते में उन्हें कुछ बैंडिट्स अटैक करते हैं और क्लेन के सर पे पहला वार होता है। एलिशिया कंफ्यूज होती है, ये तो सिर्फ बैंडिट्स हैं, इतने वीक लोग क्लेन जैसे डार्क बीस्ट लॉर्ड का क्या ही बिगाड़ेंगे। लेकिन क्लेन नीचे गिर जाता है और तेज खून बहने लगता है। ये देखकर एलिशिया एक छोटी लड़की की तरह चीखती है और तभी उसके सर पे पीछे से वार होता है और वो बेहोश हो जाती है। बेहोशी में वो सपने में अपने सोल्जर्स के बीच होती है जो क्लेविटस पे अटैक करने जा रहे होते हैं। जैसे ही वो इस फैंटेसी वर्ल्ड में खुद को कंफर्टेबल महसूस करती है, क्लेन की आवाज आती है, उठो बेवकूफ। वो सच्चाई में वापस आती है और रियलाइज करती है कि वो दोनों बैंडिट्स के कैप्चर्ड हैं। लेकिन क्लेन स्माइल करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं।